Chapter 4 Performance Analysis. So performance analysis has been broken down into four categories. जो है quantitative analysis, financial analysis, benchmarking and Baldrige. तो Baldrige के आई थिंक 7-8 पॉइंट्स है. नेक्स्ट बेंचमार्किंग है, वो तो वी हैव डन इट बिफोर. फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिक एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि दे गिव अस डेटा and from the data we have to interpret कि किसका किस कंपनी का या किस कंपनी का ओवर द इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, खराब परफॉर्मेंस है, या अगर हमारी कंपनी है तो हमारी कंपनी के अंदर हमारा परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा है. So here it is quantitative analysis. It is very likely in the exam that the examiner will provide date tables and data in order to provide some of the information that is needed in order to properly perform strategic analysis. तो ये सारा टेबल वगैरह वो लोग देंगे और उसके हिसाब से अब अपने को हमारे एनालिसिस ड्रॉ करने हैं. It will be vital that students can both interpret and use this information in their answers. Tables of data. In order to reduce the amount of text in a scenario, the examiner will often provide tables of data to provide a part of the story. It will be important that student can understand what the table is trying to explain and that this part of the story is used in the answer to this part of the examine. ठीक है, बेसिक है. तो ये इन्होंने यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ था. इन्होंने यहाँ पे बोला था इलस्ट्रेट द एनालिसिस स्किल्स इन इन्वेस्टिंग द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द सिनेमा इंडस्ट्री. इन्होंने यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था. So this was the TYU1. Many points can be included: not polluting the lake waste chemicals, making sure employees use adequate protection there within their working of chemicals. So इन्होंने एनालिसिस स्किल्स के ऊपर दिया था, बट दे TYU1 का अंदर काफी ज्यादा जेनेरिक दिया हुआ है क्या. वेट अ सेकंड, ये शायद मैं कोई और टोटल देख रहा हूँ. हाँ वही, इसलिए इसलिए काफी काफी जेनेरिक मेरे को लग रहा था. हाँ TYU1 ये रहा. तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कंपनी ABCD है. आ, और ये एक सिनेमा टिकट सेल करते हैं, राइट. सो व्हेन दे सेल सिनेमा टिकट्स, तो उन्होंने सेल्स दिए हुए हैं 17-18 के. सो जब उन्होंने सेल्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे उन्होंने बोला एनालिसिस स्किल्स को देखना है. तो ये रहा कि द टेबल शोज टू थिंग्स: द मार्केट ओवरऑल इज नॉट ग्रोइंग, नो वन कंपनी इज डोमिनेटिंग द मार्केट. ऐसे उन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. प्रोफेशनल स्किल्स: सिंपली आइडेंटिफाइंग द इश्यूज is not enough. You need to investigate why the industry is competitive and what this might mean for the attractiveness of the industry. The data provided on the industry would suggest that this is likely to be competitive industry. No company has significantly better economies of scale in order to achieve cost leadership marketing budgets. The techniques are likely to be very similar, which will make the differentiations and strategies harder. The companies will know that in order to grow, there is like unlikely to be new sales coming into the market, and therefore they have to tempt customers away from the rivals, which will increase the competitive activities in the industry. This is likely to adversely impact on margins and make the industry less attractive for those organizations operating in it. तो इन्होंने ऐसा बताया हुआ है यहाँ पे कि बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 9.7 नहीं रहा, तो मार्केट ग्रो नहीं हुआ, तो इन लोग को एक दूसरे के कस्टमर्स ही छीनने पड़ेंगे. ऐसा तो फॉर दैट वी हैव टू मेक प्राइसेस मोर अट्रैक्टिव. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उसके हिसाब से चूज 3 और 4 रेशियोज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट P&L, उसके हिसाब से 3 to 4 की रेशियोज. देयर इज नो नीड टू इलस्ट्रेट द फॉर्मूला और द कैलकुलेशन, ठीक है. ओनली वन कंपेरेटर शुड बी नीडेड. कंपेरेटर मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करना या फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपेयर करना. फोकस ऑन द कॉज ऑफ एनी चेंजेस दैट एंड व्हाट इट माइट टेल अस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन. तो किसके वजह से चेंजेस आए हैं और उससे हमारी कंपनी में क्या फर्क पड़ा हुआ है. बाकी इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक. द एम टू ट्राई टू पिक अप द रेशियोज दैट बेस्ट टेल्स द ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी. तो हमें रेशियोज बेस्ट वाले पिक करने हैं. ये सारे ठीक है.
हाँ, मेन जो मैंने मार्क किया हुआ है वो ये है, द एग्जामिनर विल ऑफन प्रोवाइड 4 or 5 years वर्थ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउएवर इन ऑर्डर टू गेट द की मैसेजेस फॉर द कंपनी स्टोरी, वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द रेशियोज फॉर एवरी ईयर। तो उन्होंने बताया कि वन कंपेरेटर चाहिए, मैक्सिमम हम दो दे सकते हैं, दैट्स फाइन, उसके आगे नहीं। तो ये सारे रेशियोज हैं जो अपन ने एफ आर एस बी आर में किए हुए हैं। इंटरफर्म कंपेरिजन्स, इंटरफर्म कंपैरिजन मतलब देखो, इंटरफर्म कंपैरिजन मतलब कंपेयरिंग वन कंपनी टू अनदर इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है। ये देखो, कॉन्ट्रास्ट परफॉर्मेंस ऑफ वन एंटिटी विद द इंडस्ट्री विद दैट ऑफ अनदर विद इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है। however these comparisons may suffer from one or more of the following limitations। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे limitations दिए हुए हैं कि क्यों इंटर कंपनी हम कंपेयर नहीं कर सकते। डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स यूज, अपन ने एसबीआई में भी यही पढ़ा था कि मतलब पॉलिसी चेंजेस की दो, एक रिवैल्यूएशन में मॉडल यूज कर सकता है, दूसरा कॉस्ट मॉडल यूज कर सकता है, ऐसा। फिर इंडस्ट्री फिगर्स में बी बायस्ड बाय वन और अ फ्यू वेरी लार्ज फर्म्स विद इन द सैंपल। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री फिगर्स में भी बायस यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था कि शायद कुछ कंपनी ज्यादा बड़ी हो सकती है, कुछ कंपनी स्मॉल हो सकती है, ऐसा। कन्वर्सली एन इंडस्ट्री मीन may be misleading for some, for a small or large firm being compared with the mean, ratios may vary of different size of the firms। ओके, तो इन्होंने ये पढ़ने यहाँ पे नीचे कवर किया हुआ है, because may be biased by one or, एक्चुअली नहीं, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये शायद ये बोलना चाहते हैं कि इंडस्ट्री का जो फिगर्स है वो बायस हो गए होंगे बिकॉज ऑफ वन फर्म्स एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, की एक कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है कि एवरेज ज्यादा आ गया, ऐसा। The companies within the industry sample may span across more than one industry classification। हाँ राइट, मतलब एक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लाइक नेस्ले है तो उसका कॉफी वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज वो बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी मतलब बनाता है, मैगी वगैरह। द इंडस्ट्री फिगर्स मे बी रेलेवेंट फॉर अ डिफरेंट फाइनेंशियल पीरियड एंड कुड पॉसिबली बी आउट ऑफ डेट। द इंडस्ट्री फिगर्स मे बी रेलेवेंट फॉर अ डिफरेंट फाइनेंशियल पीरियड एंड पॉसिबली, अच्छा ठीक है, ये आउट ऑफ डेट हो सकता है, फाइन। हाँ, फिर आते हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। ये जो है ना, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर, ये इंपॉर्टेंट है। बी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर थोड़ा नहीं करना, या बेसिकली नॉन फाइनेंशियल मेजर्स फाइनेंशियल मेजर्स के बाद में दिए जाते हैं इन नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह, ऐसा। तो ये इन्होंने नीचे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल सी एस एफ एंड केपीआईज। सी एस एफ मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, एंड केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक कंपनी के लिए क्या क्या हो सकता है? मेरी कंपनी का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटिव है, रिसोर्सेज को अच्छे से वो यूटिलाइज कर रही है, क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ मैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब इनमें से कोई भी एक दो तीन चार, ज्यादा नहीं, सारे के सारे, इतनी कोई अच्छी कंपनी नहीं होती। कस्टमर सेटिस्फाइड है मेरे कंपनी से, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ है मेरे कंपनी में, इनोवेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू रिएक्ट टू चेंजिंग डिमांड एंड चेंजिंग, मतलब टेक्नोलॉजी अगर नई नई अपडेट आ रही है, कस्टमर्स में नया फैशन का ट्रेंड आ रहा है, तो उन सबको फ्लेक्सिबली इवॉल्व करते रहना। तो ये सब मेरे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है कि ये सब की वजह से मेरी कंपनी बेटर परफॉर्म करती है। केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अब मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हो सकते हैं? कॉम्पिटिटिवनेस मतलब मेरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन, या कॉम्पिटिटर्स के साथ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए उसका मैं कैसे इंडिकेट करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? तो मेरे को ऐसे पता चलेगा कि सेल्स ग्रोथ बाय प्रोडक्ट और सर्विस, मेजर्स ऑफ कस्टमर बेस, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड पोजीशन, ये सब चीजें मेरी बढ़ जाएंगी। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वो मैं अच्छे तरीके से सारे रिसोर्सेज को कोई यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, एंड विद मिनिमम इनपुट आई हैव द मैक्सिमम आउटपुट। मुझे पता चलेगा व्हेन एफिशिएंसी मेजरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज प्लान अगेंस्ट कंज्यूम्ड, मतलब बेसिकली मुझे ध्यान देना चाहिए एफिशिएंसी मेजरमेंट्स को, मुझे मेजर करना चाहिए, ऐसा। मैं मेजरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल अगेंस्ट दोज यूज्ड, ओके, एंड प्रोडक्टिविटी मेजर्स,
तो ये तीन की वजह से मुझे पता चलेगा। आगे क्वालिटी ऑफ सर्विस मुझे मुझे कैसे पता चलेगी, जब क्वालिटी मेजर्स इन एवरी यूनिट इवेलुएट सप्लायर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। मतलब जहां से मैं माल लेके आ रहा हूँ उनका मुझे क्वालिटी चेक करना है। नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब मेरा क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और पॉइंट आ सकता है, गुड कस्टमर फीडबैक्स, तो मतलब पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इज गुड। नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स लॉस्ट और गेन, ठीक है। आगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स, इन्फॉर्मिंग लिसनिंग बाय कॉलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स ईच वीक। मतलब फीडबैक लेना, ये जो सेकंड पॉइंट है, इट मीन्स फीडबैक लेना। फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट्स टू द फैक्ट्री और वर्क प्लेस, एंड नंबर ऑफ फैक्ट्री एंड नॉन फैक्ट्री मैनेजर विजिट्स टू कस्टमर्स। कस्टमर विजिट्स टू फैक्ट्री और वर्क प्लेस, ओके, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इरेलीवेंट है, लेकिन मतलब उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन बाकी बाकी के तीन पॉइंट्स मुझे पता चलेगा कि कैसे मेरे कस्टमर ये सेटिस्फाइड है। कैसे पता चलेगा कि मेरे एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस है, तो या गुड क्वालिटी ऑफ वर्क वर्क लाइफ है। डेज एब्सेंस, लेबर टर्नओवर मतलब एम्प्लॉयज का छोड़ के जाना, ओवर टाइम कम करना या फिर ये ज्यादा करना। एंड मेजर्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, मेजरमेंट लेना कि तुम अपने जॉब के साथ साथ सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। डेज एब्सेंस और लेबर टर्नओवर से पता चलता है कि तुम्हारे एम्प्लॉयज को कोई और, मतलब डेज एब्सेंस से पता चलता है कि कोई और तुम्हारे एम्प्लॉयज को शायद ले सकता है, एक्वायर कर सकता है, या उन्हें बेटर ऑफर दे सकता है जॉब की। और लेबर टर्नओवर से तो पता चली जाता है कि भाई किसी और कंपनी ने बेटर ऑफर किया हुआ है। आगे इनोवेशन, प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ओल्ड, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स लेवल्स। तो प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ओल्ड, ओके, मतलब मेरा कितना नया माल गया और पुराने माल के कंपैरिजन में वो पता चल जाएगा। न्यू प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स लेवल्स, हाँ ऑब्वियसली। तो बेसिकली इनोवेशन वर्क करी है कि नहीं, वो एक मिनट ना, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इनोवेशन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की परफॉर्मेंस, हाँ एक्चुअली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विल हैपन ओनली आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। आई वाज थिंकिंग कि डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर कैसे पता चलेगा, बट नहीं, थोड़ा ज्यादा वे आंसर बन जाएगा शायद। रिस्पॉन्सिवनेस और लीड टाइम, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटर है। ऑर्डर एंट्री डिलेज एंड एरर्स, रॉन्ग ब्लूप्रिंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस, लॉन्ग सेटअप टाइम्स एंड लार्ज लॉट्स, हाई हाई डिफेक्ट काउंट, इन सब से मुझे पता चलना चाहिए। और मशीन दैट ब्रेक डाउन, ठीक है। आगे क्वालिटी ऑफ आउट, अच्छा एक मिनट, रिस्पॉन्सिवनेस या लीड टाइम का ये मतलब है कि बेसिकली जो मेरी मशीनरी है या जो भी मेरा प्रोसेस है काम करने का, उसमें कितनी ज्यादा वेटिंग प्रोसेस आ रही है, रुकावट आ रही है। आई जस्ट वेंट अहेड, मुझे लगा था मतलब पता होगा ऐसा। आगे क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अच्छा है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, रिजेक्ट रेट्स, रीवर्किंग कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट। अगर ये चारों चीजें अगर एकदम से बढ़ गई तो मतलब मेरा क्वालिटी ऑफ आउटपुट मतलब बहुत ही खराब है। ऐसे सेकेंड थिंग, मैं फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स या आफ्टर सेल सर्विस में भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल सकता हूँ। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने बोला था कि कितनी जल्दी अगर इंडस्ट्री में ट्रेंड आ रहा है, चेंज है, तो वो अपने को कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट सर्विस इंट्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्ट सर्विस मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीवरी फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स डिमांड्स। तो जब मैं ये सारी चीजें फुलफिल करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि हाउ वेल आई एम एबल टू मतलब स्विच। लाइक वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा कि मैं को लगा था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 200 लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन अचानक से 200 लोगों तक तो पहुंचा, और ज्यादा 500 600 लोगों को मतलब वो चीज पसंद आने लग गई। सो लाइक दैट्स अ ह्यूज जंप ऐसा। तो मैं कितनी जल्दी उस नंबर ऑफ पीपल को सर्व कर पा रहा हूँ ऐसा। प्रॉब्लम्स विद नॉन फाइनेंशियल मेजर, अभी प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, एक तो देखो, सेटअप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। मतलब इनिशियल सेटअप कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट बेसिकली ज्यादा होगा। आगे दिस कैन बी अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट मैनेजर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे नॉन परफॉर्मेंस जो मेजर्स हैं, मुझे उसका रिपोर्टिंग करने टाइम भी मतलब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और टाइम कंज्यूमिंग है वो रिपोर्टिंग करना भी उस चीज का। There is no clear set of
NFPI, मतलब non-financial performance indicators that an organization must use. It will also have to elect those that seem to be most appropriate. अच्छा, SBR में ना, SBR के टाइम पे एक पॉइंट ऐसा अच्छा हमें सर ने बताया था कि बेसिकली where कि why do you perform or why do you give non-financial performance indicators, or why does a company reveal its non-financial performance indicators? They also might do it to hide their poor financial performance measures, कि उनके इतने खराब थे financial performance measures that they had to give something positive on the plate, तो उन्होंने non-financial performance measures दे दिए ऐसा. The scope for comparison with other organizations is limited, as हाँ, few businesses may use precisely the same NFPIs as the organization under review. तो बेसिकली हर कंपनी अपना अपना पॉजिटिव चीज प्लेट पे डाल रही है, मतलब अपनी अपनी पॉजिटिव नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, राइट? सो कंपैरिजन करते टाइम एक कंपनी का अपन सेकंड कंपनी के साथ NFPS को कंपेयर नहीं कर सकते. और ये भी एक है कि डायरेक्टर्स या मैनेजर्स सिर्फ उन्हीं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं जो उनको पता है कि अच्छा दिख रहा है. लाइक दे फील कि हाँ, ये छह हमारे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे, इनमें से दो हमने बहुत ही खराब किए हुए, तो इनको अपन नहीं दिखाते, और बाकी के चार अपन शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं. तो दिस इज हाउ दे एक्ट. Using key performance indicator scenarios. अभी ये देखो, key performance indicators may be presented in the scenario such as customer return rates, percentage of the repeat business, market share, age of the products, etc., alongside financial information or in any accompanying exhibit. It will be important to react to this data in the same way that you would react to the data that is presented in the tables or financial statements. That is, to interpret what they are trying to tell you and to link these to the analysis of the organization's position. तो एक्चुअली उन्होंने सेम ही चीज बोली है जो अपन ने ऊपर भी कर रहे थे. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्सप्लेन. Self explanatory. Test your understanding. Two, explain how your approach to performance appraisal would differ if you were asked to assess performance of a not for profit organization. Okay, so if I was asked to approach an okay differ to assess a performance of a not for profit organization. देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं सबसे पहले उनको पूछूंगा रिगार्डिंग क्वालिटी. अच्छा, ये बेच क्या रहे हैं? कुछ नहीं, वो नहीं बताया ना. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड टू द कस्टमर्स, ये उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा. एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल वुड डिफर. Their performance appraisal would depend upon the KPIs which they have been using on the critical success factor. और जो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, वो तो मुझे फीडबैक से ही पता चलेगा, एसेस करके पता चलेगा. रेट, जो रेटिंग सिस्टम होता है, जो स्टार्स हम देते हैं, उससे शायद पता चलेगा. अच्छा, ये हो गया. एंड ये हो गया पहला पॉइंट. उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस में और क्या डाल सकता हूँ मैं इसमें? हाउ विल आई मेजर दैट आई एम गिविंग गुड सर्विस? ये पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉयज खुश है तो वो ज्यादा अच्छी सर्विस देंगे, बिकॉज इट इज मोर ह्यूमन ओरिएंटेड. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पे बताया नहीं कि कौन सी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सो लेट्स आई विल टेक वन एग्जांपल ऑफ अ हॉस्पिटल, लेट्स सपोज. तो इन if a not for profit organization is supposedly a hospital or a NGO or let's say a charity nursing home. So उस केस में the happiness of the employees will reflect in their working, and that's how they will treat the customers. So the quality of or the satisfaction rate of my employees, वो मैं लिख सकता हूँ. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में ये हो गया मेरा मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये हो सकता है कि मैं एम्प्लॉयज से ही पूछ लूँ मेजर्स. जैसे इन्होंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला था कि ये तो ऐसे ये वाला ट्रिकी पार्ट था, एम्प्लॉयज का वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ था. मेजर्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, ये देखो कि मैं मेजर कैसे करूंगा जॉब सेटिस्फैक्शन को, मतलब मैं उन्हीं से डायरेक्टली बात करके शायद ऐसा.
एब्सेंटिज्म वगैरह वो भी मतलब डाल सकता हूँ, उसका सीन नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ अभी अगेन अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सो हाउ वेल इट इज गवर्नमेंट फंडेड, कि अगर गवर्नमेंट फंडिंग उनको मिल रही है कि नहीं, और वो लोग अपना पैसा कहाँ पे यूज कर रहे हैं मैं वो जान सकता हूँ। So my critical success factor would be the funding that will be received from the people. My key performance indicator would be how are they using it. Uh, in अगर वो हॉस्पिटल वगैरह कुछ है तो वेदर गुड इक्विपमेंट इज अवेलेबल टू देम, वो सब चेक करना। लेट्स सी अभी उनका आंसर के साथ मैच करते हैं। ओके बहुत बड़ा है। ओके उन्होंने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वगैरह यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया, बट वी हैड अ जेट लैग ऑफ दैट फ्रॉम द प्रीवियस आंसर, तो वी स्टार्टेड विद दैट। It is generally assumed that the objective of stock market listed companies is to maximize wealth and shareholders. This in turn places emphasis on the profitability and other factors that influence a company's share price. It is true that some companies have other aims, such as only engaging in ethical activities or a strong environmental consideration. Clearly by definition, okay, तो इन्होंने सबसे पहले 5 मिनट तो मैं तो सिर्फ बकचोदी की, उसके बाद उनका आंसर स्टार्ट हुआ कि क्लियरली बाय डेफिनेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट मोटिवेटेड बाय द नीड to produce profits for shareholders, but that does not mean that they should be inefficient. Many areas of assessment of profit oriented companies are perfectly valid for not for profit organization: efficient stock holdings, tight budgetary constraints, use of key performance indicator, prevention of fraud, etc. There are great variety of not-for-profit organizations. For example, public health sector, education, policing, charities. This is difficult to specify about how to assess the performance of a not-for-profit organization without knowing what type of organization it is. In general terms, an assessment of performance must be made in the light of the stated objectives of the organization. Thus, for example, in a public health service, one could look at measures such as treatment, waiting times, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेट्रा। तो ये सब इनका हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर में ट्रीटमेंट वेटिंग टाइम्स, हाँ ये अपन मुन्ने ने नहीं बोला, बिकॉज सी वी ऑल्सो टुक एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल, तो ये अपने को बोलना चाहिए था। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी बोलना चाहिए था, एक्सेट्रा। एंड ऑल्दो सच ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव रिक्वायरिंग एफिशिएंट ऑपरेशन, दे शुड नॉनदलेस बी अकाउंटेबल फॉर द रिसोर्सेज दे यूज। ओके ये अपने बोला था कि वेदर उनको सारे मतलब बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। टेक्निक सच एज वैल्यू फॉर, और ये हाँ नॉट फॉर प्रॉफिट तो अपने को वैल्यू फॉर मनी डालना चाहिए था। 3 E's, economy, efficiency, and effectiveness, have been developed and can help to assess the performance of the organizations. Perfect. हाँ, आगे benchmarking. Yes. Benchmarking is a process of systematic comparison of a service, practice, or process. Its use is to provide a target for action in order to improve competitive position. Benchmark करना कि मेरा इतना परफॉर्मेंस होगा या मुझे इतना परफॉर्मेंस लेके आना है मेरी कंपनी के लिए, ऐसा। In strategic analysis, it can be used in value chain analysis to compare one company's value to another. A company's strengths can be garnered by comparing strategic capabilities to those of the rivals, and the same can be said for rivals. For example, a company that recognizes that staff are a key asset might examine their level of staff turnover and sick days to the industry averages to determine whether a problem or weakness exists in this area. In making strategic choices, we have seen in this chapter that a competitive advantage can be gained if a company has rarer strategic capabilities in areas such as innovation, cost efficiency, and knowledge management. So a company might, for example, benchmark the production cost unit if they are seeking a low cost. So basically, this is similar to what we studied in PM called tar- target cost. In target cost, we fix a particular cost and then we उसके हिसाब से we do our expenses. तो इसमें भी यही बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को एक एक स्टैंडर्ड रखो कि मुझे इतना प्रोडक्शन कॉस्ट लेके आना है, दिस इज माय बेंचमार्क, एंड उस हिसाब से कॉस्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी विद बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऐसा।
ऊपर के वाले पॉइंट पॉइंट में बोला था वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस। तो मुझे इतना लेवल ऑफ टर्नओवर बेसिकली ऊपर में उन्होंने इंडस्ट्री के हिसाब से बोला था कि मुझे इंडस्ट्री में फिलहाल क्या चल रहा है वैसा कंपैरिजन या वैसा बेंचमार्क किए रखना। और नीचे वाले स्ट्रेटेजिक चॉइस में कि मेरे कंपनी के अंदर इतना बेंचमार्क मुझे रखना है। फिर आता है इन पुटिंग स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन, एक्सप्लोर इन डिटेल लेटर। ठीक है, बेंचमार्किंग कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज टू डिटरमाइन फॉर एग्जांपल which processes need to be redesigned, whether staff। हाँ मतलब बेसिकली बेंचमार्क से पता चल जाता है कि अपने को कहाँ से कितने कॉस्ट को कम करना चाहिए और कैसे हम वो कम कर सकते हैं। देयर विल बी लिंक्स बिटवीन, हाँ बेंचमार्क, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। TYU1, Xerox used process benchmarking in early 1980s to help correct a serious cost deficiency. To obtain cost reducing ideas, they attempted to identify organizations in other industries that were particularly good in functional areas similar to those at Xerox. For example, LL Bean, a sportswear retailer and mail order house, became one of the models of warehouse operations because they also dealt with products that were diverse in shape, size, and weight. Although Xerox made 6 warehouse benchmark studies which helped to improve its annual productivity gains in the logistics and distribution area. Company wide efforts of this type meant that Xerox overcame a cost gap with respect to Japanese manufacturers. तो बेसिकली इनको देख के कि ये लोग इतने सारे डिवर्स शेप साइज एंड वेट में कर रहे हैं, और उनके पास मेड 6 बेंचमार्क स्टडीज विच हेल्प इम्प्रूव। तो दिस बेंचमार्क स्टडीज ने इनको हेल्प किया अपने बाकी सारे कॉस्ट को हैंडल करने में, ऐसा। तो फिर देर आर टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। टाइप्स ऑफ बेंचमार्क में आता है इंटरनल बेंचमार्किंग। हम लोग हमारी ही कंपनी में एक एक फंक्शन को दूसरे, नहीं एक्चुअली एक मिनट, हम हमारे ही कंपनी के अंदर प्रोसेसेस इंटरनल बेस्ट प्रैक्टिस रिजल्ट कंटिन्यू पुअर हैबिट्स, ठीक है। इंटरनल बेंचमार्किंग हम हमारी कंपनी के अंदर अंदर बेंचमार्किंग कर रहे हैं कि हम, ये हमारा पास्ट में अगर 20,000 रुपए का एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर हो रहा था एक पर्टिकुलर प्रोसेस खरीदने में, या एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल खरीदने में मुझे अगर 20,000 का खर्चा हो रहा था, सो टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट मुझे ज्यादा से ज्यादा 20,000, नहीं, 21,200 का खर्चा होना चाहिए, विच इज 21,200, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज इंटरनल बेंचमार्किंग। मतलब हमारे ही पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम अपने लिए बेंचमार्क सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना। कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग कॉम्पिटिटर्स को देख के सेट करना, लेकिन ये मोस्टली बहुत डिलेड होता है क्योंकि पहले कंप्यूटर का डेटा आएगा फिर हम बेंचमार्क करेंगे, ऐसा। फंक्शनल बेंचमार्किंग कंपैरिजंस आर मेड विद सिमिलर फंक्शन, फॉर एग्जांपल ऑर्डर हैंडलिंग या फिर वो डिस्पैच इन अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड restaurant operator might compare its buying function with the buying in the supermarket chain. This is a little um, too much because पहला वाला ठीक है कि जो सेकंड वाला है ना कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग, कि मैं अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर अपने ही राइवल के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स फंक्शनल बेंचमार्किंग इज लाइक अ पेरेंट हु इज टेलिंग हिज चाइल्ड कि उस कि तेरे उस दोस्त को देख, उस दोस्त को देख, उस दोस्त को देख, उस दोस्त को देख, ऐसे 3-4 दोस्तों के एग्जाम्पल ले रहा है एंड टेक द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम देम। लाइक दिस इज व्हाट फंक्शनल बेंचमार्किंग डज, कि एक अलग अलग इंडस्ट्री वाइड एवरेज लेता है, अलग इंडस्ट्री को कंपेयर करता है अलग अलग, और उनके एक पर्टिकुलर फंक्शन को देखता है एंड देयर लाइक कि ओ इनसे कुछ सीखो, ये लोग इतने से कॉस्ट में ऐसा करे। सो दैट इज फंक्शनल बेंचमार्किंग। आई डोंट नो इफ दैट वाज अ गुड एग्जांपल बट ठीक है। जेनेरिक बेंचमार्किंग, जेनेरिक बेंचमार्किंग इज वेरी वेग बेंचमार्किंग बिकॉज ये चीज हम सबसे पहली बार कर रहे हैं। इट इज एज गुड एज कि ये कभी काम अभी हुआ ही नहीं है अभी तक अपने लाइफ में। जैसे शायद एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर स्मोकिंग बैन है, राइट, तो उस कंट्री के अंदर अगर स्मोकिंग को हमने लीगल कर दिया उसकी गवर्नमेंट ने, नाउ दीज पीपल डोंट हैव अ पर्टिकुलर बेंचमार्क फॉर देयर ओन कंट्री, राइट। तो वो लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो लोग को एक जेनरिक कंपैरिजन लेना पड़ेगा, ऐसा। मतलब दे 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 कैन टेक कंपैरिजन फ्रॉम अदर कंट्रीज
कि कितना पोल्यूशन होगा, ये वो, लेकिन मतलब इट वोंट बी अ फर्स्ट हैंड थिंग। या जैसे कि इन्होंने यहाँ पे नीचे बहुत बेटर एग्जांपल दिया है, मेरे से तो काफी बेटर एग्जांपल दिया है। व्हेन बिल्डिंग अ रेल टनल कनेक्टिंग Aomori prefecture on the Japanese island of Honshu and the island of Hokkaido, which travels under the sea. मतलब ये लोग ट्रेन that travels under the sea जब वो कर क्रिएट कर रहे थे, अभी ऐसी ऐसी चीज कभी ऐसा हुई नहीं है पूरी वो दुनिया में। सो हाउ विल दे set their benchmark? How will they know their cost? So the answer is they have to take a generic benchmarking. Vague benchmarking. However, tunneling was conceptually similar to explorations into volcanic crush. ये देखो third last point कि however the tunneling was conceptually similar to explorations into the volcanic crust and this process was used as a benchmark. ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे मेरे टेक्स्ट में पॉइंट्स लिखे थे। इंटरनल में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, कॉम्पिटिटिव में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपैरिजन, फंक्शनल में ऑडिट टीम कंपेयर करती है। नहीं, मैंने ऐसे कहा था कि ऑडिट टीम कंपेयरिंग फ्रॉम आवर टीम, आवर डायरेक्टिंग टीम टू अनदर डायरेक्टिंग, ऐसा मैंने लिखा था। एंड जेनेरिक टीम में लिखा था या जेनेरिक बेंचमार्किंग में लिखा था कंपेयरिंग विद समथिंग एल्स बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन इन द बिजनेस, so there are no basis of comparison for you, so you are in a very disadvantaged position. TYU3, outline the advantages of internal benchmarking compared with other types. फटाफट बोल देता हूँ। एक है कि you don't have to wait for the competitors benchmarks to arrive and then you can just start comparing or set your own benchmarks. uh, Data is easily available, cost is less. um, और क्या हो सकता है बेंचमार्किंग में? easy to do year on year comparison, helps the company to grow and compare themselves to their own company. Is not generic actually, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक मिनट। Makes more sense because you just have to perform better than the last year. Get it? Like you have to perform a little better from what you did in the last year. So that's my main advantage. अच्छा, इन्होंने भी बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। The main advantage of internal benchmarking are the access to sensitive data and information are easier. Standardized data is often readily available and usually less time and resources are needed. There may be fewer barriers to implementation as practices may be relatively easy to transfer across the same organization. However, real innovation may be lacking, and the best-in-class performance is more likely to be found through external benchmarking. Okay, तो ये लोग बोलना चाहते हैं कि रियल इनोवेशन लैक हो सकता है। हाँ, एंड वी कैन ऑल्सो बी वेरी बायस्ड। तो इन्होंने लास्ट टाइम में खाली वो एक एंड पॉजिटिव नोट पे नहीं किया, थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया कि इंटरनल बेंचमार्किंग है एक चीज लेकिन एक्सटर्नल इज बेटर, ऐसा। ओके। ओके, ये सब क्या मेन बेनिफिट्स? इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंप्रूव स्टैंडर्ड, एनवायरमेंटल, क्रिएटिव प्रोसेस चेंज, टारगेट। ठीक है, दिस इज फाइन, नॉट मोर इम्पोर्टेंट। मल्टी वेरिएबल परफॉर्मेंस एनालिसिस, थर्ड थिंग इन दिस चैप्टर, मल्टी वेरिएबल परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इसमें क्या क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड कंबाइन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स to provide a broader view of the organization's performance and positions. There are a number of tools for this. तो जो बहुत सारे कंपैरिजन के मेजर्स होते हैं, बहुत सारे थियोरीज होते हैं, हमें इसमें सिर्फ दो दिए गए हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड एक है उनमें से। बैलेंस स्कोर कार्ड में ये हमने पीएम में भी किया था। एक है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कि फाइनेंशियल ये टारगेट्स मीट हुए कि नहीं, हमने फाइनेंशियली मतलब बेटर परफॉर्म किया कि नहीं, हमारी कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं, कैश है कि नहीं, वो सब। सेकंड आता है कस्टमर पर्सपेक्टिव कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ खुश है कि नहीं है। या कस्टमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज उसी से वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा ना, ऐसा। फिर एंड इनोवेशन पर्सपेक्टिव कि हम लोग कितने जल्दी इनोवेट कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं, हाउ आर वी सक्सेसफुली एबल टू कैच अप विद द ट्रेंड्स, ऐसा। एंड इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, अभी ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है हमेशा। दिस कंसिडर्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस आर एफिशिएंट एज वेल एज वेदर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड। इंटरनली हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो
सही है कि नहीं है, उनमें कोई दरार तो नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज खुश है कि नहीं है, वो है इंटरनल, इसलिए इंटरनली हम लोग सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ऐसा। ओके, ये क्या है? एम ऑफ द मॉडल इज टू एंश्योर दैट मैनेजर्स आर ओनली डीम्ड टू हैव बीन अ सक्सेस इफ दे हैव सक्सीडेड फ्रॉम ऑल ऑफ द पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल मैनेजर हैज इंक्रीज फाइनेंशियल, ठीक है, तो ये सब अगर बंदे ने किया है, ये सारी चीजें अगर बंदे ने किया है कि नहीं किया है, ये चीज मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प्स अस टू नो वेदर मैनेजर और वेदर दैट कंपनी का जो रन करने वाला जो है वो है वो डायरेक्टर्स, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया, ये चार वो बताते हैं, बेसिक चीज है। Successful organizations are likely to be those who have good balanced scorecard across all perspectives, scoring well in only one of the one or two of the perspectives is likely to lead to a longer term problems for the organizations, which result in the poorer strategic position and failure to meet the strategic goals. सेम शिट की जो सक्सेसफुल कंपनीज है वो लोग मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड मेजर यूज करते हैं, उनके सारे मेजर्स फुलफिल होने चाहिए, अगर एक या दो हो रहे तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आता है सेकंड परफॉर्मेंस मेजर जो है बैल्ड्रिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, ठीक है। बैल्ड्रिज परफॉर्मेंस एक्सीलेंस ये क्या बोलता है? इन दिस बैल्ड्रिज मॉडल, यहाँ पे हमारे पास 7 कैटेगरीज है, पहले हमारे पास 4 कैटेगरीज थी, अब हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं। एक मिनट ना। सो यहाँ ये तो किसने एक मिनट डेवलप किया था, हाँ मैलकॉम बैल्ड्रिज ने इस चीज को डेवलप किया गया था। और इस 7 कैटेगरी देखो, LSC WORM, तो इस पर LSC वर्म, इसको मैंने ऐसे याद रखा है, LSC वर्म। LSC में लीडरशिप, स्ट्रेटजी, कस्टमर्स, वर्कफोर्स, ऑपरेशंस, रिजल्ट्स एंड मेजरमेंट। अभी लीडरशिप में क्या आएगा कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप गाइड्स, गवर्न्स एंड सस्टेन्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, कि हमारा जो कंपनी का जो लीडर है, जो लीडरशिप ग्रो या लीडरशिप मॉडल हमारी कंपनी में जो फिलहाल के लिए रन हो रहा है, वो सही है कि नहीं है, वेदर दैट लीडर इज गुड और नॉट, ऐसा। स्ट्रेटजी, द एबिलिटी टू सक्सेसफुली प्लान, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजीज ईयर बिगिनिंग में बनती है, वो वही स्ट्रेटजीज हमारी फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है, अगर उनमें कोई फर्क आया है, कोई भी डेफिशिएंसीज है ये, तो हैव वी ओवरकम इट, इफ नॉट देन हाउ आर वी प्लानिंग टू ओवरकम इट, ऐसा वो स्ट्रेटजी। कस्टमर्स, सेम थिंग कि कस्टमर हमारे सक्सेसफुल है कि नहीं है, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, एंड कस्टमर्स को सेटिस्फाइड ये रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ अच्छा फैलता है। वर्क फोर्स, अगेन जो इंटरनल में मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड के आया था वही चीज है, वर्क फोर्स में हमारे एम्प्लॉयज हमसे खुश है कि नहीं है, अगेन हम उनको मतलब पेड लीव्स या उनमें ज्यादा एब्सेंटिज्म तो नहीं है, सेम शिट। ऑपरेशंस, डिजाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड वेदर दीज आर इंप्रूविंग एंड मीटिंग स्ट्रेटेजिक नीड्स, क्या हमारे ऑपरेशंस अप टू डेट है कि नहीं है वो। आगे रिजल्ट्स, द परफॉर्मेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटर्स इन द की कैटेगरीज ऑफ द मॉडल। तो ये हमारे रिजल्ट्स, कि हम लोग कैसे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, हम हमारे कंपनी के लिए, बस उसको कंपेयर करने के लिए है, हमने कोई इम्प्रूवमेंट कंपनी में की है कि नहीं की है। और मैं मेजरमेंट, हम लोग कैसे उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, वैसा मतलब मैं इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो और भी मतलब मेजरिंग, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मेजरिंग, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मेजरमेंट हमने किया कैसे है, वो एनालिसिस जो है उसमें आता है, वही वो ईयर ऑन ईयर वगैरह वगैरह। एंड नॉलेज मैनेजमेंट, वेदर जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज है वो लोग छोटा काम तो नहीं कर रहे हैं ना, वैसा। दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस फर्दर चैप्टर। Organization that scores well in the areas of model should be better at achieving its strategic goals, competing, improving its results, improving and learning, meeting customer needs and retaining customers। एक मिनट, साथ है ना बैल्ड्रिज के, LSC वर्म, लीडरशिप आता है, स्ट्रेटेजी आता है, कस्टमर्स आता है, वर्कफोर्स आता है, ऑपरेशंस आता है, रिजल्ट्स आता है, एंड मेजरमेंट, एनालिसिस एंड मेजरमेंट, एनालिसिस एंड क्या था, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट आता है। सो बी TYU 4।
Two of the Baldrige views are valuing people and agility. Explain how these may contribute to strategic success of an organization. Two of the Baldrige views are valuing people and agility. Agility operations में आया था ना, ऑपरेशंस में आया था एजिलिटी, एंड वैल्यूइंग पीपल मतलब कस्टमर्स। तो ऑब्वियसली अगर अपन हमारे कस्टमर्स खुश हैं तो हमारे ऑब्वियसली हमारा बिजनेस ज्यादा होगा। जो अपन पॉइंट्स पहले पूरे चैप्टर में बोलते आ रहे हैं वही है। एजिलिटी भी वही है कि ऑपरेशन में हम हाउ फ्लेक्सिबली आर वी, और हाउ क्विकली आर वी एबल टू अडेप्ट टू चेंज, हाउ क्विकली आर वी एबल टू इम्प्रूव एंड लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, वो सब आ जाएगा एजिलिटी के अंदर। पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, वैल्यूइंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस depends on an engaged workforce that benefits from work which they feel is making a contribution to the organization, a clear understanding of and buy into the organizational direction, the opportunity to learn, and accountability for performance. The workforce must be provided a safe, trusting, and cooperative environment, particularly in service industries. The workforce is key differentiator and source of competitive advantage. A better workforce leads to better organization. But valuing people goes beyond the workforce. This includes any anyone who has stake in the organization, to include not only the workforce but also customers, community members, shareholders, and other people and groups affected by the organization's actions. तो ये सब चीजें, तो बेसिकली वैल्यूइंग पीपल में उन्होंने नॉट जस्ट कस्टमर्स को इंक्लूड किया बट ऑल्सो उन्होंने वर्कफोर्स को इंक्लूड किया, क्योंकि पीपल तो वो भी है। सो दे हैव इंक्लूडेड बोथ ऑफ देम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली उन्होंने उन्होंने कस्टमर्स को एक्चुअली इन्वॉल्व किया है? नहीं, नो, वी हैव इन्वॉल्व वैल्यूइंग पीपल, बट इट्स फाइन, कस्टमर्स भी इसके अंदर आ ही जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एंड एजिलिटी। एजिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ रैपिड चेंज एंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन operations. Disruptive events occur for more frequently in today's world. Critical to success is the ability to make transformational change and manage risk. Organizations need to evolve quickly and have the ability to change as their environment changes. तो ये चीज, ये जो सेंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। Organizational learning includes both continuous improvement of existing approaches and significant change or innovation leading to new goals, approaches, products, and markets. Learning must be embedded in the way the organization operates. This supports agility. Learning must be, हाँ एक्चुअली लर्निंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर ही होना चाहिए। मतलब जैसे सीए फर्म है, तो सीए फर्म में कैसा रहता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, राइट? सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर दे लर्न ऑल्सो फ्रॉम द वर्क दैट दे डू, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स ऐसा। ठीक है ना? सो एंड हाँ, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की यहाँ पे बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑल्सो इंक्लूड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द वे दे वर्क। ठीक है, दैट्स इट।